बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है, अब ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी जो CGPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में जो CGPSC की तैयारी करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्योंकि जो हमारा CGPSC है वह 3 चरणों में अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। पहला चरण है प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्री में 2 प्रश्न पत्र होते हैं और मेंस में 7 प्रश्न पत्र होते हैं। मेंस के 7 प्रश्न पत्र में जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वह प्रश्न पत्र निबंध का होता है, जो 200 नंबर के होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, जिसमें पहला खंड होता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं उसमें 4 प्रश्नों का संकलन किया होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और राज्य स्तरीय प्रश्नों में भी आपको 4 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और प्रत्येक निबंध जो होते हैं वह 750 वर्ड में लिखने होते हैं, 750 शब्दों में लिखने होते हैं और प्रत्येक निबंध के आपको 50-50 नंबर अंकित किए होते हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये निबंध है इसकी एक लेखन शैली होती है। आप अगर उस लेखन शैली से पारंगत होते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर निबंध का आप लेखन करते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इसमें नंबर बहुत ही अच्छे नंबर को ला सकते हैं। दोस्तों चलिए आपका समय ना लेते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं अगर इस पार्ट को स्टार्ट किया हूँ तो हर दिन या कुछ दिनों के गैप में आपको निबंध के संकलन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि निबंध क्या होता है। निबंध को 3 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे, जिससे पहला क्या होता है निबंध की परिभाषा, दूसरा निबंध के महत्व, तीसरा निबंध की शैलियाँ। सबसे पहले निबंध की परिभाषा में पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। निबंध नि और बंध 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है नियम में बंधी हुई संरचना या लेख। दूसरा क्या होता है, विद्वानों ने निबंध को कहा है कि निबंध सभी बंधनों से मुक्त रचना होती है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो निबंध रचना होती है ना, वह लेखन नहीं होती है, वो क्या होता है एक विधा है, एक ऐसा स्वरूप है या ऐसा रूप है जिसमें आप अपने कौशल को एक लेख का रूप दे देते हैं। निबंध लिखने की आपकी अनुभूति, आपके मन में क्या चल रहा है, एक अगर पढ़ने वाला है और वह निबंध का बहुत अच्छा जानकार है तो वह यहाँ तक जान जाएगा कि आपकी विचार क्या है। आप एक निबंध में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। निबंध क्या है, एक लिखने की एक ऐसी कला है, ऐसी विधा है जो आपके विचारों को क्या करती है, समेकित रूप से प्रस्तुत करने को ही प्रस्तुत करती है। जो क्या होता है निबंध होता है वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो निबंध है वो उसका कोई बंधन नहीं है, वो सारे बंधनों से मुक्त है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं कि जो निबंध होता है वह निर्बंध होता है, जिसमें निबंध की परिभाषा में आपको यही समझाया गया है। दूसरा निबंध के महत्व, मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए या तो भाषा का लिखित स्वरूप का सहारा लेता है या मौखिक रूप का सहारा लेता है। विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक रूप कहलाता है, जबकि लिखित रूप को प्रकट करना लिखन विधि कहलाती है। सबसे पहले आप भी जानते हो दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं या किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, उसको एक लेख का रूप देते हैं तो वह लिखित रूप कहलाता है। और जब कोई वक्ता अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करता है तो उसे मौखिक रूप कहलाता है।
और दोनों के आपके लिखने में भी आपके भाव झलकते हैं और एक वक्ता के बोलने में भी उनके विचारों और उनके भावों को महसूस किया जा सकता है कि उनके दिमाग में कौन सी भाव उत्पन्न हो रही है। तो दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, निबंध की शैलियाँ। निबंध की शैलियों को हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध। और सबसे पहले देखते हैं निबंध की शैलियों के बारे में समझते हैं, जिसमें पहला क्या था, विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध क्या बोलता है दोस्तों कि समाज, धर्म, दर्शन आदि पर लिखे जाने वाले निबंध किसी श्रेणी में, इसी श्रेणी में आते हैं। कोई भी रचना की विचार शून्य नहीं होती है, लेकिन इस तरह के नियमों को हम विचार प्रधान नियम कहते हैं। दोस्तों विचार प्रधान निबंध में क्या होता है कि आपने ऐसा कोई विचार किया और जिसका संबंध समाज से है, धर्म से है, दर्शन से है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक लेख का स्वरूप दे देते हैं, तो उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। जैसे इसमें जो होता है विचारात्मक निबंध में क्या होता है, आप पक्ष, विपक्ष, नकारात्मक, सकारात्मक, लाभ, हानि इत्यादि का वर्णन करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझ लिए कौन कौन सा नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो पक्ष होते हैं, आप इसके बारे में अपने विचार को प्रकट करते हैं और अपने विचारों को एक लेख का स्वरूप देते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने विचारात्मक निबंध को क्या करते हैं, एक लेख का स्वरूप दे देते हैं, अपने विचारों को एक लेख दे देते हैं। आप नकारात्मक उसमें चीज़ों को भी सम्मिलित करते हैं, सकारात्मक चीज़ों को भी बतलाते हैं, आप उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करते हैं और इत्यादि कि आपसे इसको क्या लाभ है, हम समाज को इससे क्या हानियां हैं, इन सारे पक्षों को आप संकलन करते हैं और अपने विचारों को एक लेख का स्वरूप दे देते हो, जिसे विचारात्मक निबंध कहते हैं, या इसी निबंध को विचार प्रधान निबंध भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, भावात्मक निबंध। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को भावपूर्ण ढंग से लिखा जाए तो यह निबंध विचार प्रधान न रह करके भावात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। जैसे इसे चिंतन प्रधान निबंध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेखक अपने ज्ञान, अपने अनुभवों के आधार पर निबंध का लेखन करता है। अगर मैं राजा होता तो कैसा होता। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपने कोई चीज़ विचार किया, आपके दिमाग में कोई भाव आए, कोई विचार व्यक्त हुआ और आपने दिमाग में जिसका कोई भी चीज़ का उद्भव हुआ और आपने उसको क्या किया, अपने विचारों और अपने अनुभवों को क्या किया, एक लेख का स्वरूप दे दिया, तो वह क्या होता है, भाव प्रधान निबंध हो जाता है। जिसमें जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा करता, वैसा करता। जैसे आप क्या करते कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता, वैसा करता, जैसी भी जो भी चीज़ें आपके भाव आपके दिमाग में आए और आप उसने क्या किया, एक निबंध का, एक लेख का और स्वरूप दे दिया अपने अनुभवों से, तो क्या हुआ, निबंध शैली को, उस शैली को भावात्मक निबंध बोलते हैं। तीसरा क्या है, वर्णनात्मक निबंध। यात्रा वर्णन, किसी घटना का वर्णन, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वर्णन से संबंधित विचार इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, ऋतु है, किसी व्यक्ति विशेष पर आप निबंध लिखते हैं। जैसे आप अगर प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई निबंध करते हैं तो आप उनकी पूरी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनके विचारों को, उनके घटनाओं को आप क्या करते हैं, एक लेख का स्वरूप दे देते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे उनके बातों का वर्णन करते हैं और उसको एक लेख का स्वरूप दे देते हैं, तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। अगर आप दिवाली पे निबंध लिखते हैं तो दिवाली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कब से इसकी शुरुआत की जाती है, इसका पूरा वर्णन आप उसमें अपने लेख में दर्शाते हैं और इसी घटना को या किसी घटना विशेष को क्यों आप क्या करते हैं, उनकी पूरी घटनाओं को शुरू से अंत तक का एक वर्णन करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। और देखते हैं कि निबंध लिखते समय मूलतः कितनी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो निबंध लिखने समय मूलतः तीन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। भूमिका, निबंध का प्रारंभ हमेशा विषय वस्तु से करें।
जो भी निबंध होते हैं उसका प्रारंभ हमको क्या करना चाहिए, उसी विषय वस्तु से करनी चाहिए जो हमसे पूछा गया है। जैसे कि आप अगर किसी विषय वस्तु को सहज और सरल ढंग से उसी भाव में सटीक लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, चेक करने वाले के प्रति आप चेक करने वालों को आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे वो आप प्रश्न पत्रों को, आपके आंसर को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से चेक करता है। लेकिन आप अगर अपनी भूमिका में ही उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं तो आपका नंबर कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। तो जो भूमिका होती है इसके लिखने के भी दो तरीके होते हैं। आप भूमिका को या तो इतिहास से जोड़ सकते हैं या करंट मुद्दों से जोड़ करके आप भूमिका एक बहुत अच्छी भूमिका का लेखन कर सकते हैं। जैसे अगर वर्तमान शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा का पूरक है या विकल्प है, अगर आप इस पे निबंध लिखते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहले शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में रहते थे लोग, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सारी बातों को अध्ययन करते थे। और ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन शिक्षा में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मशीनी मानव बन के रह जाता है। वो उन्हीं चीज़ों को ग्रहण कर पाता है जो चीज़ें हम सीख पाते हैं। और कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा आने के बाद लोगों का पढ़ाई के प्रति उनका मोह भंग हो गया है। तो आप ऐसा अगर किसी चीज़ को शामिल करते हैं तो आप एक अच्छी भूमिका तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रतिपादन। इसमें विषय की जानकारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि विषय में क्रम ना टूटे, विषय वस्तु को अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी विषय वस्तु पे आप अगर निबंध लिखते हैं और उसके मध्य भाग को आप अगर निबंध लिखते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी इतिहास क्या है, वह ऐसा क्यों हुआ, उससे किससे रिलेटेड है, कौन सी इसमें, या अगर कोई संवैधानिक संशोधन हुए तो कौन से संविधान संशोधन से इसको किया गया, इसका पूरा आपको ब्यौरा होना चाहिए। जिससे आपका क्या होना चाहिए, जिससे आपके विषय और भूमिका का जो वो क्रम वो टूटेगा नहीं। तीसरा क्या है, उपसंहार। आप जितने भी निबंध आपने लिखा है उसका सार होता है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग होता है और इसमें इसका सारे निबंध का सार छुपा होता है, जो क्या करता है, आपके भाव को व्यक्त कर देता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। विषय की जानकारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। निबंध लिखने के समय मैंने पहले ही आपको बताया कि जब आप निबंध को लिखते हैं उसके विषय में आपको विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, विषय में क्रम ना टूटे इसका आपको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा, काव्य। अगर आप किसी विषय में निबंध लिखते हैं उसमें काव्य, पंक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उदाहरण निबंध में आप ऐसा लिखते हैं तो आपका निबंध जो प्रभाव होता है पढ़ने वाले का, उसके पढ़ने वाले की जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह आपके कॉपी के ऊपर अपनी समय देता है और बहुत अच्छे से उसका आंकलन करता है और नंबर आपको बहुत अच्छे देता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके निबंध में काव्य की पंक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का संकलन जरूर रहना चाहिए। चौथा क्या है, जो भी आप भाषा का उपयोग करें, जो भी भाषा हो वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए। विषय में अपेक्षित विस्तार होना चाहिए, मतलब जितना विस्तार आप चाहिए उसी के हिसाब से विस्तार होना चाहिए और अत्यधिक विस्तार नहीं होना चाहिए। निबंध में पूरा निबंध होने पर लगना चाहिए कि वास्तव में विषय से संबंधित अधिक पहलुओं को आपने क्या कर लिया है, छू लिया है। अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो ये आप बहुत ही अच्छा निबंध लेखन कर सकते हैं। आपको इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए और इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा निबंध आप लोग लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को
बहुत सारे लोगों को पास शेयर करिए, जिससे आपको निबंध लिखने में, उनको निबंध लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।